मिलन केटरिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे स्वर्गीय पिताजी ने एक बहुत छोटे से स्वरूप में इसको शुरू किया था। कई साल लगे उनको विश्वास जमाने में उनके बीच में। धीरे धीरे जब पिताजी थकने लगे तो फिर हम लोग दोनों भाई इस को पूरी तरह से हम लोगों ने टेक ओवर किया। तो फूफा जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो फूफा जो है मुंह बनाए घूमते रहते हैं शादी में। तो वहाँ पर हम सर्विसेज अपनी नहीं दे सकते। हम आपसे सॉरी बोलेंगे। पार्टी में आने वाले हर एज ग्रुप को अपनी मनपसंद का खाना मिले, तो हम लोग आजकल शुगर फ्री मिठाइयाँ भी सर्व करते हैं। बनारस की चाट की बात कर सकते हैं, बनारस की ठंडई, कुल्फी, मलइयो, कोयले की भट्टी पे सिका हुआ ब्रेड टोस्ट है, वो कोयले की भट्टी पे बनी हुई इलायची वाली चाय है। तो ये सारी चीज़ें हम देश विदेश में मुहैया कराएं, ऐसा एक मन में ड्रीम है। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने अग्री किया अपने इस जर्नी को हमें समझाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। सो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप हैं यतीन्द्र कथुरिया, आप हैं नवल अंकल कथुरिया। हम अंकल ही बोलते हैं, पहली बार मैंने टाइटल लिया है। कितने साल अंकल इंडस्ट्री में हो गए आप लोग को यहाँ पे काम मतलब वर्क करते हुए? लगभग 40 साल। 40 साल। तो इन लोग का 40 साल का एक्सपीरियंस ट्रस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इन्होंने कई शादियों में केटरिंग करी है, मेरी खुद की शादी में पर्सनली केटरिंग करी है, और जो भी आया है उसको एक एक डिश और द वे दे प्रेजेंटेड सब याद है। खासकर दाल मखनी, बहुत लोग पूछते हैं मेरे फैमिली में कि दाल मखनी उन्हीं की खानी है। तो आज मैं जानना चाहूँगा इनसे सारे सीक्रेट्स, और प्लस कुछ जो नए लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि अभी हम बात करेंगे। तो थैंक यू एंड वेलकम टू माई पॉडकास्ट हम दोनों अंकल लोग को। और रजत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को एक अच्छे कॉज के लिए हमारे साथ जुड़े आप, और आप हमारा ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आपको ये लगा कि आप हमको इसके लिए सम्मानित किया, या जो कह लें कि भाई आप समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं या करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत इस नवल मतलब मिलन केटरिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे स्वर्गीय पिताजी ने एक छोटा सा बहुत छोटे से स्वरूप में इसको शुरू किया था। और उस समय हम लोग उस समय टेंट हाउस का टाइम था। शहर के अंदर अगर कोई भी काम होता था, चाहे वो शादियां हो या कोई भी इवेंट हो, तो वो टेंट हाउस वालों को ही बोला जाता था। उस समय हलवाई अलग से आते थे, होस्ट जो हैं वो अपना मटेरियल देते थे। हम लोग उस खाने को, जब खाना जो हलवाई बना देते थे, तो हम लोग उसको जो है सर्विस करते थे, अपने वेटर लेके जाते थे, अपनी क्रॉकरी लेके जाते थे। तो हमारे पिताजी ने शुरुआत ऐसे ही करी कि बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरुआत करी। फिर चूँकि हमारे पिताजी का पिछले काफ़ी साल, मतलब इस केटरिंग से पहले पिछले 30 सालों से हमारे पिताजी का BHU के अंदर आना जाना और वहाँ जुड़ाव था, वहाँ के सारे टीचर्स और सबसे। तो वहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे या छोटी सेमिनार्स होती थी 50, 75, 100 लोगों की, तो उसमें हम लोग कैटर करते थे। और उस समय बहुत ही लिमिटेड 2 ही 3 4 लोग ऐसे थे जो कि प्लेट के पर प्लेट के हिसाब से खाना जो है वो सेल करते थे या मतलब सर्विस करते थे। और बस शौक में जो है हम पिताजी के साथ जबरदस्ती जाते थे। हमारे फादर मना करते थे कि नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ो। तो हम कहते थे नहीं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो चले जाने से ये होता था कि हम उसी समय से सीखना शुरू किए। कई बार होता था कि स्टाफ कम होते थे तो हम पूड़ी निकालते थे, और बारात लगती थी तो उस समय भीड़ होती थी तो पूड़ी निकालते थे, पूड़ी बेलते भी थे, सर्विस भी करते थे, सब करते थे, बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब अच्छा लगने लगा, फिर हमारे कुछ फाइनेंशियल पोजीशन भी उस समय बहुत अच्छी नहीं थी पिताजी की, तो हमें लगा कि जुड़ेंगे तो दोनों काम होगा, कि हम कुछ सीखेंगे भी और हमारा व्यापार चलेगा, तो हम लोग को सब कुछ अच्छे से मिलेगा। तो हम लोगों ने जुड़ते गए, साथ में करते गए। और एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, हम लोग को अब पिताजी भी थोड़ा सा थकने लगे से थे, क्योंकि बड़ा मेहनत वाला काम है ये। तो इसमें टाइम का कोई वो नहीं रहता, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, कितना लगातार 3-3 दिन हम लोग 3-3 रात लगातार जागते रहते हैं, काम करते रहते थे। सब्जी भी खुद ही लाना है, पनीर और खोया भी खुद ही लाना है, सारा कुछ अपने से जुटाना है, करना है। तो करते करते हम लोग एकदम रम गए इस चीज़ में। और धीरे धीरे जब पिताजी थकने लगे तो फिर हम लोग दोनों भाई इस को पूरी तरह से हम लोगों ने टेक ओवर किया। उस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि शहर के अंदर बाहर से जो अच्छे प्रोग्राम होते थे, जो बड़ी शादियाँ होती थी, उसमें बाहर से जो है लोग कैटर बुलाते थे। तो हमें ये लगता था कि यार हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा फूड हम लोग दे रहे हैं, इतने अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों बाहर से लोग बुलाते हैं। फिर हमारे बड़े भाई साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने शहर के अच्छे क्लाइंट्स को उन्होंने अप्रोच करा,
कुछ प्रोग्राम्स ऐसे किए जिसमें कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हम लोगों ने किया कि हमारी एंट्री हो, लोग हमारे खाने को खाएं, देखें, हमारी सर्विसेज को देखें। तो लोगों ने, कुछ लोग ऐसे शहर के मानिंद लोग हैं जिन्होंने हमको मौका दिया, हम शहर के अंदर एंटर किए, सिटी के अंदर। पहले सिर्फ BHO में करते थे, फिर करते 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 ये हुआ कि बाहर से सारे केटरर्स जो है वो लोगों ने कहा कि नहीं, जब आप सब कुछ दे ही रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। फिर बाहर से कोई आता था तो उसको महंगा भी पड़ता था। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि अगर हम काम करेंगे तो हमारे शहर के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे शहर के जो व्यापारी हैं उनको अनाज और ये सब जो भी यूज़ होता है वो मिलेगा, तो पैसा शहर का शहर में रह जाएगा। तो हमने ये सोच करके अपने को भी किया और अपने साथ में जो हमारे साथ जो जुड़े लोग थे उनसे सेवाएं ली। और आज की डेट में हमें ये लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं और हम हर साइट को, हर केटरिंग को एक अपनी नई दुकान समझ के सुबह खोलते हैं और रात में उसको बढ़ाते हैं कि आज हमारा ये नया दिन था, नई शॉप हमने खोली है। और हर प्रोग्राम को पहले प्रोग्राम ऐसा करना चाहते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को ऐसा करना है कि ऐसा प्रोग्राम फिर पहले कभी ना हुआ हो। अब नवन अंकल, आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे अपनी इस जर्नी के बारे में? बेसिकली बनारस की अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोगों ने यहाँ पे इस बिज़नेस में हम लोग इन्वॉल्व हुए तो वो जो समय था वो समय था कि लोग बाग केटरिंग की शुरुआत हुई, कुछ लोग इस बिज़नेस में आए शहर में, लेकिन जो बहुत अच्छे टेस्ट वाले लोग थे उनको पहले तो विश्वास नहीं होता था कि अगर हम केटरिंग में अपना फंक्शन देंगे, अपना इवेंट देंगे तो पता नहीं क्या क्वालिटी आएगी, कैसा वो आएगा, विश्वास नहीं होता था। क्योंकि वो उनके दिमाग में बहुत सालों से ये भरा था कि हम अपना मटेरियल देंगे और हलवाई बनाएगा और केटरर सर्व करेगा या टेंट हाउस वाला उसको सर्व करेगा तो अच्छा होगा। तो हम लोगों का जब इस बिज़नेस में पदार्पण हुआ तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये मिथ तोड़ा लोगों का कि आप अपना जब मटेरियल ख़रीदेंगे तभी अच्छा खाना बनेगा। हम लोगों ने कोशिश की कि वो जैसा मटेरियल जिस क्वालिटी का क्लाइंट ख़रीदता था उससे बेहतर सामान हम ख़रीदें और उनसे कम रेट में ख़रीदें, जिससे कि उनको अच्छा बार्गेन दे सकें हम। और हम लोगों ने कई साल लगे उनको विश्वास जमाने में उनके बीच में कि हम लोग, आप पूरा जब हमें विद मटेरियल इस काम को देंगे, हमें इस इवेंट को देंगे तो हम बहुत अच्छी क्वालिटी आपको सर्व करके दे सकते हैं। तो धीमे धीमे जब आपने वेडिंग शुरू करी तो आपको शुरू में चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, आई एम श्योर, बनारस में रहते हुए। हाँ, बहुत चैलेंजेस आए इसमें। जो जैसा कि यतीन ने बताया अभी कि पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि हमारे यहाँ शहर में हमें स्किल्ड लोग नहीं मिलते थे। तो पहले तो शुरुआत में हमने बनारस में जो होटल्स चल रहे थे वहाँ से पार्ट टाइम स्टाफ हायर करना शुरू किया जो कि होटल में ड्यूटी करते थे और आकर के पार्ट टाइम हमारे यहाँ पार्टी में काम करते थे। फिर काम बढ़ा और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हम लोगों ने फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से बाहर से मैन पावर हायर करना शुरू किया। वो महंगा पड़ता था लेकिन हम लोगों ने अपना एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड और सर्विस ये सब का एक मापदंड अपना बनाया था जिसके लिए हम लोग ऐसा करने लगे। तो फिर धीमे धीमे जब आपने ये इंडस्ट्री में आ गए, जब आपने काम किया तो लोगों, आपका पहला सबसे अच्छा क्लाइंट वर्क कौन सा था जो आपको याद हो कि ये एक्सपीरियंस मेरा सबसे अच्छा रिव्यू मिला था मुझे इस बात में? देखिए, हमारे इस फर्म की, इस बिज़नेस की स्टार्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है और उसमें वहाँ पे एक जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से है। वहाँ पे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी जिससे जहाँ से हम लोगों ने इस व्यापार की ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर इंडिया कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें कि दूसरे शहरों से, काफ़ी शहरों से लोग आते थे, विदेशों से भी लोग आते थे डॉक्टर्स। तो उसमें हमको एक अच्छा एक्सपोजर मिला नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और हम लोगों ने अपने बनारस की स्पेशलिटी, सीजनल स्पेशलिटी, ये सब और अच्छी हम लोगों ने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। तो अंकल ये बताइए, जैसे अब आपने ये सब कर लिया तो जैसे विद टाइम आपकी टीम काफ़ी बड़ी बन गई होगी, उस टीम को आप इतना मैनेज करते कैसे हैं? आप लोग कितने लोगों की टीम आपकी ऑलरेडी है? अब देखिए, हमारे पास कुछ तो सैलरीड स्टाफ होते हैं जो कि हमारी रेगुलर नीड को पूरा करते हैं, पर हम जब कोई इवेंट करते हैं तो उस इवेंट के लिए हमको मैन पावर हायर करना पड़ता है। अब जैसे आजकल की बात करें तो आजकल बड़े मेन्यूज़ बनने लगे हैं। उस मेन्यू में बहुत सारी क्विजीन्स होती हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और सभी चीज़ों को बनाने और सर्व करने के लिए स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। तो हम लोगों ने धीमे धीमे सब तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स से अपना एक
एफिलिएशन बनाया हुआ है और हम इवेंट बुक करने के बाद उनको बुक करते हैं और वो हमारे समय पर हमारे साथ जुड़ करके इस इवेंट को निभाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि यदि अगर हम लोग 700-800 लोगों की कोई शादी कर रहे हैं या कोई इवेंट कर रहे हैं तो हमारे पास उसमें हमारे साथ सहयोग करने के लिए लगभग 200 के लोग लग जाते हैं। एक शादी में 200 लोग का स्टाफ काम जाते करते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल। और ये तो 200 लोग वो होते हैं जो कि उस प्रोग्राम के इवेंट वाले दिन होते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले जो हमारी जो वर्किंग जो हमारे पास अपनी सैलरीड स्टाफ है जो परमानेंट टीम है उसके वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से उस मेन्यू पे पूरी वर्किंग शुरू हो जाती है। कैसे करना है, कितना बनना है, कितना नहीं बनना है, कैसे क्या करना है, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या क्वांटिटी रहेगी, इसकी पूरी वर्किंग पहले से हो चुकी होती है। साइड वाले दिन जो हमारे स्टाफ आते हैं वो सिर्फ उन चीज़ों को आगे सर्व करने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए वो आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आज नवंबर में किसी की शादी है और अब हमको आपके पास आपकी सर्विसेज लेनी है, तो हाउ डू आई गो अबाउट इट? मैं आपके ऑफिस आऊँगा, मैं आपको बोलूँगा कि मेरी इस दिन डेट्स हैं, फिर आपकी तरफ से मुझे क्या हेल्प मिलती है? फॉर देखिए, सबसे पहले तो जब आप मेरे को फ़ोन कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को ये प्रोग्राम करवाना है, तो मैं आपसे डेट पूछता हूँ। डेट पूछने के बाद सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि उस डेट में मेरे पास वर्कलोड कितना है। अगर मेरे पास जगह अगर है आपके लिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, आपका हो जाएगा प्रोग्राम, कितने लोगों का है, क्या है, फिर आप मुझे बताते हैं। फिर हम आपके साथ एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में हम आपसे आपकी चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आपने क्या सोचा हुआ है, आप अपने फंक्शन को कैसा करना चाहते हैं, आप हमसे क्या क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं। फिर जब आप आते हैं, बैठते हैं, बताते हैं, फिर हम आपके टेस्ट और आपके फंक्शन के नेचर के हिसाब से, सबके हिसाब से हम एक मेनू डिज़ाइन करते हैं और उस मेनू पे हम वर्किंग करके हम आपसे एक निगोशिएट करते हैं। और फिर प्रोग्राम के पहले हम आपसे आपके वेन्यू पर आपके साथ जाते हैं। आपके जो वहाँ पे और वेंडर्स होते हैं उनके साथ हम एक मीटिंग करते हैं। जो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अगर आपको वहाँ पे फूड सर्विस देनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा किचन होना चाहिए, कैसा इलेक्ट्रिक बैकअप होना चाहिए, कैसा सब कुछ हम जाके आपको वहाँ पे बताते हैं। वो आप ही के एक्सपेंसेस पे वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो भी वेन्यू वाले होते हैं। और उसके बाद फिर हम जब जाते हैं तो हमारी टीम एक जाती है, मेरे साथ पूरी टीम होती है जो देख लेती है कि कहाँ पे किचन बनेगा, कहाँ से सर्विस होगी, कहाँ पे स्टार्टर काउंटर होगा, कहाँ पे क्या होगा। फिर उस लेआउट को हम लोग अपने एज्यूम करते हैं कि कहाँ पर क्या होगा, ताकि आपके स्टेज, आपका मंडप, आपकी बारात की एंट्री, वो सारा कुछ को देखते हुए कि आपके गेस्ट कितनी जगह पे जो है आपके, अगर आपने कहा कि नहीं मेरे 400 गेस्ट हैं, तो उस वेन्यू पे जाके हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उन 400 लोगों को हम खाना कैसे खिलाएंगे, हम उनको सर्विस कैसे करेंगे। आपने बजट की वजह से या किसी भी वजह से आपने जो है जगह छोटी ले ली, तो वहाँ पर हम सर्विसेज अपनी नहीं दे सकते। हम आपसे सॉरी बोलेंगे, हम आपसे ये कहेंगे कि या तो वेन्यू चेंज करिए या फिर अपने लोगों को घटाइए, जो जैसे भी करिए, या अपने मीनू को छोटा करिए, किसी भी जो भी करिए, लेकिन उस दिन जो आया हुआ है उसको सब कुछ सही तरीके से मिलना चाहिए। उस हमारी सर्विसेज तभी वहाँ पे होंगी अच्छी जब वहाँ पर हमको प्रॉपर जगह मिलेगी, सब कुछ होगा। फिर उस वेन्यू पर हम प्रोग्राम वाले दिन एक दिन पहले से हमारा सारा मटेरियल वहाँ पे डंप हो जाता है। फूड जो हमारा है वो सेम डे सेमी प्रिपेयर्ड जाता है और हम आपके उस वेन्यू पर जाके सारी तैयारी करके आपको, क्योंकि फूड एक ऐसा है कि हम ये अभी तक ये सब कुछ आपको ही पता है और सबको पता है कि 4 से 5 घंटे के बाद फूड जो है वो उसमें नहीं रह जाता, वो टेस्ट नहीं रह जाता। तो हम इसीलिए सेमी प्रिपेयर फूड लेके जाते हैं और आपके वेन्यू पर जाके वहाँ पे फाइनल करके खिलाते हैं। मतलब क्लाउड किचन से एक हाँ प्रिपरेशन हो जाती है। प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, एक दिन में हमारे पास 3 साइट है, 4 साइट है, तो वो सब जगह अलग अलग सारी, तो वो जो एक तैयारी वाला जो कहते हैं पार्ट होता है, वो सारा मीज़ा वाला काम हम लोग करके जाते हैं और वहाँ पर जाके हम आपको सर्व करते हैं। अंकल, आप अब जैसे मैंने समझा यतिन अंकल से कि फूड की 50% लड़ाई तब है जब आपने फूड अच्छा बना लिया, लेकिन 50% फाइट तब बची जब जो आपने बनाया और अगले को खाने को मिला कि नहीं मिला। तो इसको आप कैसे संभालते हैं? देखिए, इसको संभालने के पीछे एक बहुत वाइड प्लानिंग होती है। जैसा कि यतिन ने बताया कि हम लोग पहले तो वेन्यू को चेक करते हैं, गेस्ट की जो क्वांटिटी है उसको चेक करते हैं, कहाँ पर जैसे गेस्ट आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ हम उनको पास अराउंड सर्विसेज देंगे। उसके बाद गेस्ट के मूवमेंट की जगह क्या है, डाइनिंग एरिया का क्या साइज़ है, क्या मेन्यू है, तो ये सभी मैटर करता है। वो बहुत मैटर करता है कि मान लीजिए हमने बहुत बड़ा मेन्यू बना लिया और हम उसको ठीक से डिस्प्ले ही नहीं कर पाए, तो जो गेस्ट है वो
कंफ्यूज हो जाएगा। करेक्ट। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप प्रोफेशनल को हायर करते हैं ना, तो अब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कभी नहीं आ सकती। आपको तो लगा कि वेन्यू बहुत सुंदर है और मेरे इतने लोग हैं, आएंगे खा के चले जाएंगे। एज अ कस्टमर ये सोचेगा मिलन कैटर जो है वो बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और खिला देंगे और हम लोग, हमारे गेस्ट खुश होकर जाएंगे। बट मिलन कैटर वहाँ पे करेगा कैसे जब उसके लायक वेन्यू नहीं है, उसके तरीके से काम करने की जगह नहीं है, तो मिलन कैटर क्या कर लेगा? तो इसलिए जो है हम आपको पहले से गाइड कर देते हैं कि आपने जो जगह चुनी है वो बहुत अच्छी है, एवरेज है या लो। करेक्ट। जी अंकल, आप अब कुछ कह रहे थे। बेसिकली इसमें बात यही आती है कि हमने क्लाइंट के साथ में इवेंट बुक कर लिया, हमने एक बहुत अच्छा मेन्यू उनसे फाइनल कर लिया और उसकी तैयारी कर ली, लेकिन इसका बहुत अहम पार्ट ये है कि हम उसको ठीक से सर्व कर पाएँ। तो एक उसका एक पार्ट आया कि वेन्यू खुला होना चाहिए, जिससे कि हम सारी चीज़ें ऐसी डिस्प्ले करें कि गेस्ट को जो है वो ठेकुआ बनाया, गेस्ट को वो सारी चीज़ें दिखें कि कहाँ क्या लगा है और इजीली उस पर अप्रोच कर सकें। दूसरा, हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर होना चाहिए। तो मैन पावर सर्विस का, प्रोडक्शन का, लाइव स्टेशंस आजकल बहुत लगते हैं। एक अच्छी सर्विस क्वालिटी के लिए कि गेस्ट आया तो गेस्ट को हमारे जो भी सर्विस के टीम है उसने हिट किया, उनको पूछा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग, जो होस्ट होता है पार्टी में, वो इतने सारे लोगों को अटेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। कि उसने क्या चीज़ खाई, क्या नहीं खाई। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी केटरर के ऊपर आ जाती है, और अगर वो, यही उसकी एक्सपर्टीज़ है कि होस्ट ने वेलकम गेट पे खड़े होकर के गेस्ट का स्वागत कर लिया, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अंदर आइए। अब उसके बाद हमारी टीम का काम शुरू हो जाता है कि उनकी आवभगत करना, जिसके लिए उनको आमंत्रित किया गया है। तो अगर वो आवभगत हमारी टीम ने अच्छे से कर ली तो वाह वाह हो जाती है। उसमें क्या है कि आजकल के ज़माने में कोई भी बिना पूछे कि अपने से कोई चीज़ों को ले खाए, ऐसा बहुत कम हो गया। बताएं रजत जी कि हमारे पिताजी भी बड़ा इस चीज़ को बड़ा तवज्जो देते थे और उनके देखा देखी हम लोगों ने भी वैसे ही किया कि कई बार होता है कि किसी भी वजह से कन्या पक्ष वाले लोग कहीं जाम में फंस गए या कोई भी वजह से वेन्यू पे नहीं आ पाते, ठीक है, समय से नहीं आ पाते। टाइम आपने दिया है 7:30 का और उसके बाद आप पहुंच रहे हैं 8 बजे, तो कोई ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइम उन्होंने अगर 7:30 दिया है तो 7:30 बजे वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप होते नहीं हो। तो हम लोग ने अपनी टीम को और ख़ुद भी, अगर हम वहाँ पर वेन्यू पे खड़े हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं कि सबसे पहले आप होस्ट को, गेस्ट को अटेंड करो। होस्ट आता है, नहीं आता है, देर से आता है, आता रहे। सही बात है। हमको आप, अगर आपने खड़ा किया वहाँ पे एज ए प्रोफेशनल, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो गेस्ट वहाँ पे एंटर किया है उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हो सकता है वो गर्मी का दिन है, बेचारा प्यासा है, उसको पानी तुरंत पूछना है, उसको ठंडा आइटम पूछना है। तो ये हमने प्रैक्टिस में डाला हुआ है कि होस्ट आए या ना आए, हम उसको तुरंत। अब एक बार की घटना आपको बताएं, बड़ी मज़ेदार घटना है। एक वेन्यू पे बारात लेट हो गई तो हम किचन में बैठे थे, टेस्टिंग कर रहे थे। बड़ी जोर जोर से एक आवाज़ आई, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो, मतलब क्या हो गया। मैं दौड़ के गया तो एक बुजुर्ग से थे, अंकल जी 60-65 साल के होंगे। तो वो कह रहे थे कि तुम लोग कुछ सर्विस, खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, हमको खाना खाना है। तो हमारे स्टाफ ने बताया, मैनेजर ने बताया कि भाई खाना जब तक होस्ट आके बोल ना दे कि भाई आप शुरू करें, हम कैसे शुरू करें, क्या हो गया। तो हमने कहा अंकल जी, मैं गया लॉन में, मैं अंकल जी को लेके आया अंदर किचन में, मैं उनको बैठाया। मैंने कहा अंकल जी बात क्या है, क्या वजह है, आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं इंसुलिन लगा चुका हूँ और मुझे जो है खाना तुरंत चाहिए। मैंने कहा अंकल आप यहाँ बैठो, खाना रेडी है। मैंने बिना होश से पूछे उनको, जैसे भगवान की जो थाली लगती है वो थाली निकलवाई और उनको खाना वहीं खिलाया और मुझे इतना आशीर्वाद देके गए कि मैं बता नहीं सकता। ये सब समझ होनी चाहिए, खाली ये नहीं कि आप खाना खिलाने गए हैं और खाना खिला के आप चले आ रहे हैं। ये सब समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या डिसीजन लेना है। करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है, ये हम लोगों ने कई बार फेस किया है कि होस्ट को इवेंट वेन्यू पे पहुंचने में किसी कारणवश देर हो जाती है। तो उस केस में हमारी टीम की जिम्मेदारी फिर अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उस अतिथि को, जो कि समय से आ गया है ग्राउंड पे,
उसको ये ना फील हो कि वो जल्दी आ गया है या होस्ट लेट हो गया है। करेक्ट। उसको वहाँ पर अगर अटेंशन मिलेगा, उसको सर्विसेज मिलेंगी, तो वो खुश रहता है और सेटिस्फाइड होके जाता है। मैंने एक चीज़ और देखी थी आप लोग की केटरिंग के संग कि आप लोग एक पीछे अपना सेंट्रल ऑफिस बना के रखते हैं हमेशा, हर जगह। मैंने हेड ऑफिस कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं हम कुछ। कंट्रोल हाँ, कंट्रोल जी, सेंटर, जी। कंट्रोल रूम। हाँ, असल में एक बात है ना कि जैसे हम लोग ये काम ये इसलिए ज़रूर करते हैं कि एक तो क्या है कि वेन्यू पे जब हम जाते हैं तो वेन्यू पे हम कोई भी चीज़ अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो पहले तो हमारा वहाँ पर ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस होगा तो हम वहाँ पे ठीक से बैठेंगे। जब ठीक से बैठेंगे तो अपनी चीज़ों को ठीक से ध्यान से देखेंगे। और उस ऑफिस से ये होता है कि सारी चीज़ें कंट्रोल भी होती हैं। और कोई अगर गेस्ट आ गया या कोई भी आ गया टाइम से पहले आ गया और अभी सर्विसेज हमारी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो उस ऑफिस में एक छोटी पेंट्री हमारे पास होती है जिससे कि उनको ठंडा पानी है, गर्मी है तो कुछ कोल्ड ड्रिंक है, शेक है या चाय है, कॉफ़ी है, जो भी है उनको हम पूछ सकें। और हमको भी वहाँ पे काम करना है तो हमारे को भी तो कुछ होना चाहिए, हाँ, मिलना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। तो इसलिए हम वो एक सिस्टम बना दिया हमने कि वो ऑफिस वहाँ पे हर साइट पर बनेगा ही बनेगा और चले रहेगा ही रहेगा। एक चीज़ मैंने और देखी है आप लोग क्या, मैंने कई केटर्स का टेस्ट किया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप लोग का नमक एकदम एप्ट होता है? मतलब कई लोग में होता है कि या तो नमक ओवर होगा या तो नमक अंडर होगा। आप लोग के खाने में या मिठाई में भी कह लो। देखिए, ये हमारी केटरिंग की हमारी एक यूएसपी है। चाहे इवेंट क्वांटिटी जितनी भी हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एक कोई भी फैमिली मेम्बर, रेयर ऐसा होता है कि हमारे मैनेजर या इसको ये ड्यूटी मिलती है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन में जो शेफ़ हैं वो भी चेक करते हैं ईच एंड एवरी डिशेस। उसके बाद ये हमारी तरफ से भी चेक हो करके ही आगे जाती है। हम लोग बहुत छोटी बाइट लेकिन टेस्ट करते हैं। हम जब भी वहाँ होते हम हैं अपनी प्रोग्राम टीम पे, को ना ये सिखाते, ये मतलब डांटते भी हैं या समझाते भी हैं अपने तरीके से कि कोई भी चीज़ तुम ज़्यादा क्यों डाल रहे हो, क्या फर्क, तुम टेस्ट क्या तुम्हें हो लाना है जाएगा? तो ऐसा थोड़ी कि तुम ज़्यादा कोई भी चीज़ डाल दोगे तो टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट लाना है तो हर चीज़ पकाओ उस तरह एवरेज से। बराबर में डालो, एवरेज के तरीके से डालो, अच्छे से डालो कि भाई कोई भी खाए। क्योंकि खाना जब बनता है और उसके 3-4 घंटे तक जब तक खाना हमारे पास रहता है, वो धीरे धीरे करके नमक और मिर्च ये सब आपस में मिलके खाने को और वो करते जाते हैं, रिच कर देंगे रिच या- करते हाँ, जाते हैं। correct। तो हमको पहले से ही ऐसा बनाना है कि वो आखिरी आदमी तक बिल्कुल सही उसी तरीके से पहुंचे। तो हम अपने स्टाफ को यही सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ को तुम ज़्यादा क्यों डालते हो। आज की डेट में इतनी प्रॉब्लम्स हैं सबको, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई डायबिटिक है, कोई तो हर आदमी कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज जो है अपने को बहुत मेंटेन करके चलना चाहता है। बट वो फंक्शन में आया है तो खाना तो खाएगा ही, तो खाएगा तो उसको खाना ऐसा मिलना चाहिए कि लगे कि घर जैसा खाना। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार शादी में गए हैं तो खूब मसाले वाला, खूब तेल वाला खाना हमको मिलेगा, रहने दो, नहीं खाते हैं। हमारे केटरिंग की एक बहुत बड़ी खासियत ये है, जो लोग मुझे खुद ही कहते हैं कहीं भी बैठे हो, कि अगर शादी के किसी तेज लगन वाले दिन किसी को 5 जगह जाना है तो वो 4 जगह पे जाके लिफाफा दे के और उसके बाद वहाँ पर हल्का फुल्का कुछ लेके वो कहता खाना तो वहीं खाएंगे जहाँ मिलन केटर का खाना होगा। नहीं, ये तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस दिन इससे सबके बड़ी घर का उपलब्धि- चूल्हा बंद हो जाता है कि आज वहीं और खाएंगे। जाना है और फिर पेट भर खाना है कि कोई चिंता की बात नहीं है कि कोई हमारा कोई खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगी। और इस मामले में फैमिली में जैसे आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बहुत चूज़ी हैं। और जैसे अब मदर फादर को मजबूरी है कि भाई वो समाज के रहते उनको उस फंक्शन में जाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों का ये अट्रैक्शन ज़रूर रहता है कि अगर मिलन केटरर्स है वहाँ पर जाएंगे। तो वो जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, अदरवाइज़ वो मना कर देते हैं। ये तो हमारे संग कई बार हुआ है। पूछते हैं बच्चे कि पापा जहाँ आप हमें ले जा रहे हैं वहाँ मिलन का है कि कि नहीं, नहीं, हाँ। वो कहते हैं नहीं है तो फिर रहने दीजिए, फिर हम ऑनलाइन कुछ मंगा लेते हैं, आप लोग जाइए। तो ये भी है। और एक और भी बहुत अच्छी बात बताएं आपको कि सुन के बहुत बड़ा मतलब बहुत गर्व होता है हम लोग को कि जब शादी तय होती है तो उस समय पहले तो ये होता है कि कई जगह ये होता है कि डेट तो तुरंत फ़ोन हम लोग के पास आता है कि भाई इस डेट में आप खाली हैं कि नहीं खाली हैं। तो उस डेट में अगर हम बिज़ी हैं तो वहीं बैठे बैठे दोनों समधी लोग बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, बैठे बैठे लोग आपस में बात करके 2 या 3 डेट और निकलवाते हैं कि इस, और फिर फ़ोन आता है हमारे ये पास तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस डेट में आप खाली हैं, ठीक है मेरा नाम नोट कर लीजिए, काम आप ही ने करना है। तो शादी की डेट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और हमारी केटरिंग के लिए लोग डेट तक चेंज कराने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए।
अच्छा नवल अंकल, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे अब जब आप 3-4 लोगों का खाना बनाते हो तो आप समझ सकते हैं कि ऑयल ये यूज़ हो रहा है, ऑयल इस तरह का यूज़ होगा। जब आप 700 लोगों का खाना बनाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल इसमें ही बहुत मतलब गेम प्ले करता होगा कि भाई आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या आप किस तरह से हाइजीनिक तरह से बना रहे हैं। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं सारा? देखिए, इसमें इसकी शुरुआत होती है जब हम लोग मेन्यू की प्लानिंग करते हैं, इवेंट के लिए प्लानिंग करते हैं कि जो डिशेस हमने बुक करी हैं या मेन्यू में रखी गई हैं, उसको मतलब बनाने के लिए जो उसके जो शेफ़ हैं, जो कुक हैं, जो उसमें जो उसको हैंडल करने के लिए जो रखी जाएगी, एक तो वो टीम जो है बहुत एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उनके पास, स्किल्ड लोग होने चाहिए जिनको कि ये पता हो कि जो डिश वो बनाने जा रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल डलना है वो उसका क्या अनुपात होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। वहीं से इसकी शुरुआत होती। एक तो उसकी शुरुआत होगी जब हम रॉ मटेरियल या जो भी प्रोडक्शन में आने वाली चीज़ें हैं उसको हम परचेज़ करते हैं, तो वहाँ हमारा क्वालिटी कंट्रोल रहता है कि हम वहाँ पे सामान जो ख़रीद रहे हैं, बाज़ार से मंगवा रहे हैं, जो भी वो चीज़ें तो अप्रोप्रिएट हों। अभी देखिए मार्केट में कुछ चीज़ों के प्रति क्वेश्चन मार्क लगता है, जिस वजह से कुछ चीज़ें हम लोगों को अपने यहाँ बनानी मजबूरी हो गई। मसलन हम लोग जैसे पनीर अपना बनाते हैं, खोया अपना बनाते हैं। अच्छा। और मिल्क काफ़ी, इसके लिए हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अमूल की डेयरी की स्थापना बनारस आउटस्कर्ट्स में करा दी है, जिससे कि हमें जो दूध की सप्लाई है उसके लिए दूध की मंडियों में नहीं भटकना पड़ता और हमें इंस्टीट्यूशनल पैक में अमूल का दूध या और जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं करेक्ट। अच्छा दूध दे देते हैं। तो दूध हम लोगों को अवेलेबल होने लगा। उसके लिए पहले काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, तो ये चीज़ें हम लोग अपनी बनाने लगे। एक वजह और भी मैं बताऊं आपको कि चूँकि बनारस के अंदर जितना भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, अगर उनको कोई भी चीज़ अगर आउटडोर में चाहिए तो उसके लिए मिलन केटर ही प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि किसी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इस तरह की कोई भी लोग अगर बनारस में विज़िट कर रहे हैं और आउटडोर में कुछ देना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उनके सामने जो भी चीज़ें हमारी जाती हैं उसकी सैम्पलिंग होती है। वो सैम्पलिंग अच्छा, जो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग होती है, वो जो आते हैं सीमो ऑफिस से, वो लोग जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो खुद खाते भी हैं और वो पैक करके ले जाते हैं। फिर वो खाना जो भी आइटम मेरा बना होता है वो लैब में जाता है। तो हमें हर चीज़ की जो है वो एक्सपायरी, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी और बैच नंबर ये देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने क्या किया कि देखते 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 जब ये हुआ कि भाई हमको हर जगह जवाब देना है, हमारी सैम्पलिंग होती है, खुदा न खास्ता कभी कोई 19-20 बात हो जाए, तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने ये फाइनल कर लिया कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जितनी भी हैं वो अमूल के दूध से ही बनेगी, अमूल का ही दूध आएगा, घी भी अमूल का ही होगा। मतलब पूरी कोशिश है कि अगर सॉस टोमेटो केचप है तो वो किसान का होगा, जो ब्रांड बेस्ट टू बेस्ट आप जो घर में खाते हैं वो हर चीज़ होगी। क्योंकि हमको अगर कभी भी अपने खाने की सैम्पलिंग करनी है तो मेरे पास बैच नंबर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी की डेट होनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ वो लोग करते हैं। तो इसको अब करने के बाद वीवीआईपी के साथ साथ अब हमने वही सारी चीज़ें सबके लिए कर दी कि भाई हमें यही चीज़ अपने यहाँ यूज़ करनी है, इससे नीचे करना ही नहीं। कई बार होता है हमारे पास बहुत सारे सप्लायर आते हैं कि अरे आप किसान की सॉस की जगह ये सॉस यूज़ करिए, आपका बहुत पैसा बच जाएगा, अमूल की जगह ये वाला दूध यूज़ करिए, क्रीम यूज़ करिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, हम बार बार ना मतलब ये हमें पैसा, यहाँ पर हम पैसा बचाना नहीं चाहते। हम अपने कस्टमर से बोल के हम उनसे ऐसा रेट हम करेंगे कि हमारा प्रॉफिट भी हो और हम खाना जो घर में खाते हैं वैसा उसी क्वालिटी का खाना हम उनको दे पाएँ। तो इसलिए हम कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सब कुछ हम इन हाउस अपना करना चाहते हैं। जी, अगर आप कुछ कह रहे थे उस समय, मतलब हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपने जो बताया कि दूध का आपने खुद का प्रोडक्शन अपना शुरू कर दिया है, तो अब जब ये काम हो गया तो उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस इन प्लानिंग अ वेडिंग? जैसे हाँ, उसमें एक्चुअली मेन्यू के लिए जो सबसे पहली प्लानिंग तो ये है कि हमने क्वालिटी मटेरियल ख़रीदा, कोशिश की कि ब्रांडेड मटेरियल्स ही हों। उसके बाद स्किल्ड लोग हमने लगाए उसको प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद जब प्रोसेसिंग हो गई, फूड प्रिपेयर हो रहा है तो भी उसकी चेकिंग हो रही है। फूड प्रिपेयर होने के बाद फूड टेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी स्टेजेस हैं इसको पार करते हुए हम एक अच्छा खाना जो है वो गेस्ट को दे पाते हैं।
जैसे मेरी इंडस्ट्री में तो ये होता है कि भाई आप जब शादी में जाते हैं तो कुछ लोग गर्म दिमाग के होते हैं, कुछ लोग शांत दिमाग के होते हैं, कभी बुआ बुरा मान रही, कभी फूफा बुरा मान रहे, कभी किसी का टेस्ट ये पसंद आ रहा है, कभी किसी को टेस्ट वो पसंद आ रहा है। तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करते होंगे? तो आई एम श्योर ऐसा तो नहीं है कि हर दिन संडे ही होता है, कुछ दिन आदमी बोलता है देखिए इसमें ये कुछ है या फिर इसमें कुछ कमी है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी घटना बताऊं आपके इस जी। क्वेश्चन पे, कि मारवाड़ी शादी जब होती है तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एक वो हाँ, ये होता है। मारवाड़ियों में ही होता हाँ, बहुत महत्वपूर्ण एक सेरेमनी होती है, या कहते हैं कि सजन गोट। हाँ, सजन गोट एक ऐसा होता है जो कि पूरी शादी का एक निचोड़ होता है। उसमें क्या होता है कि कन्या पक्ष के लोग जो है वर पक्ष के लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। एक शादी में क्या हुआ कि संजोग से कन्या पक्ष के लोग जो हैं बहुत कम थे। अब चूंकि पूरे 50 लोगों को पूरा खाना बैठा के खिलाना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। उससे पहले तक क्या होता था कि लोग ज़्यादा होते थे तो हमारे लोग उनकी हेल्प करते थे। उस दिन क्या हुआ कि उनके चूंकि लोग कम थे तो उन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे वेटर ने आगे बढ़ के खाना भी परोसना शुरू कर दिया। अब उसमें एक फूफा जी, जो फूफा जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो फूफा जो है मुंह बनाए घूमते रहते हैं शादी में। वो फूफा नाराज हो गए कि वेटर से तुमने सर्विस करा दी। तो वेटर ने सर्विस क्यों की? बड़ी मुश्किल से जो है बहुत समझाने बुझाने के बाद उनको बहुत कहना पड़ा, बहुत बनाना पड़ा कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, लोग कम थे, खाना कैसे खिलाते आपको? अगर आपको खाना गर्म नहीं मिलेगा तो आप नाराज़ होंगे, अगर आप पूरे लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा तो आप नाराज़ होंगे। तो इन लड़कों की अगर हेल्प ले लिए तो क्या बुरा हुआ? करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा कई बार चैलेंज आता है कि हम लोग को भी आगे बढ़ के एक रिश्तेदार की तरह। आप दोनों में गुड कॉप बैड कॉप कौन रहता है? मतलब एक शांत रहता है, एक मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप दोनों इस चीज़ में? नवल जी शांत रहते हैं, मैं थोड़ा एग्रेसिव। नहीं तो ठीक है, तभी तो जोड़ी सही चलती है ना, तभी चल पाएगा। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, जैसे अंकल फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन था जो बहुत क्यूरियस हो रहा था इस बात को, जैसे आप शादी में खाना आई एम श्योर हल्का फुल्का बचता भी होगा, उस खाने को कैसे मैनेज होता है? मतलब क्या वो हम किसी को दान दे सकते हैं या कुछ कहीं कुछ कर सकते हैं या फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? उसको कैसे मैनेजमेंट होता है? क्योंकि एक पार्ट ऑफ द चैलेंज एक ये भी तो है कि वेस्टेज कितनी आ रही है या कितना हो सकता है, कभी खाना कम भी पड़ जाता होगा या मतलब लोग ज़्यादा आ गए, आपने एक्सपेक्टेड ही नहीं किया इतने लोग आ गए। देखिए, इसको मैनेज करने के लिए ये भी एक साइंस जिसको हम कहेंगे, अभी ये तो पहले ऐसा होता था कि जो भी फूड प्रिपरेशंस होती थी उसका बहुत आइडिया नहीं लगता था और एजम्पशन में चीज़ें ज़्यादा भी बन जाती थी, वेस्ट भी होती थी। समय के साथ साथ इसमें काफ़ी बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि अब जैसे बड़े मेन्यूज़ होने लगे तो बहुत सारी डिशेस बनने लगी। अब इसमें इसके दो पहलू आए। एक तो ये कि बहुत सारा खाना एक टाइम पे बना के रखने की मजबूरी नहीं है। करेक्ट। तो साइंस उसमें ये आई कि हम लोग अब अनुभव के आधार पर मेन्यू में जैसे 100 आइटम है तो 100 आइटम में हर आइटम की कंजम्पशन की एक लिमिट है एज़ पर गैदरिंग। तो उसका असेसमेंट करके हम लोग उसकी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ को हम लोग कितना बनाएं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत बनाने के लिए टीम हायर करके रखनी पड़ती है। अब ये लोग ज़्यादा लगने लगे इसमें वेस्टेज को बचाने के लिए कि एक एवरेज क्वांटिटी तो हम लोग प्लान करके बनाते हैं, उसके बाद एज़ पर कंजम्पशन उसको रीप्रिपेयर करते जाते हैं, उसको और बढ़ाते जाते हैं। समझिए। उससे बहुत बड़ा मेन्यू होता है तो वेस्टेज थोड़ी बहुत होती है, पर इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है कि बाद में, क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो उस समय उस रात तक जिसने भी खाया, जिसने भी कंज्यूम किया, वहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे इसमें कई लोग हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि हम उसको किसी आश्रम में या इस तरह की जगहों पर इसमें हमारा जवाब ये है कि वो फूड जब हम कहीं भेजेंगे और वो जब कंज्यूम होगा, इसमें बहुत लंबे टाइम गैप रहेगा और वो किस रूप में खाने वाले के अंदर जाएगा, क्या उसको वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम इस हक में नहीं रहते कि उसको कहीं पर हम ऐसा होता है ना कि पार्टी खत्म होते होते 11-12 बज जाता है। अब 12 बजे हम उस खाने को किसको देने जाएंगे?
जाहिर सी बात है कि वो अगले दिन खाएगा, तो अगले दिन अगर वो खाएगा और वो खाना जरा सा भी अगर 19-20 हुआ और उसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि ये करा ही ना जाए। तो जैसे आप लोग सपोज 500 लोग की गैदरिंग है, तो आप लोग उतना एस्टिमेट लेके बनाते हैं कि भाई हल्का सा कम बनाओ फिर बन जाएगा, क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा कि अपने अनुभव के आधार पर हम लोग उसकी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है उसको दोबारा जैसे बनाते उसके हैं। बाद क्या दोबारा होता है कि अगर कोई चीज़ बच भी गई है तो आपके 500 आदमी की पार्टी को भुगताने के लिए हमारे पास 200 लोग भी तो हैं, वो भी तो आपके खाने के बाद खाना खाते हैं, करेक्ट। तो वो कंज्यूम हो तो जाता स्टाफ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी इस मामले में, क्योंकि लेबर इंटेंसिव काम है आपका। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ जाए लेकिन आपको तो बनाने वाला शेफ ही चाहिए होगा ना अल्टीमेटली, तो सर्व करने के लिए भी सर्विस वाला ही चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमारे यहाँ 2 टाइम की चाय, 2 टाइम खाना, और वो तो मिलता ही है। फिर रात में फिर जो ये खाना जो बच जाता है वो भी खाते हैं वो लोग। सही बात है। इस मामले में हम लोग बहुत ही और वेटर्स की ग्रूमिंग कैसे करते हो? क्योंकि मैंने देखा है आप लोग के वेटर्स की कैप अच्छी रहेगी, बाल ठीक रहेंगे, कड़े रहेंगे, मतलब मैं दूसरे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरों में देखा है कि बुझा हुआ आदमी घूम रहा है ऐसे लेके, उसी में खुजा भी रहा है, ऐसे भी कर रहा है, उसी में सर्व भी कर देते हैं। इसमें एक्चुअली जो इवेंट के वेन्यू पर एक जो हम लोग लेआउट और उसका जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग सारी जब हो जाती है तो हमारे जो मैनेजर हैं, हमारे जो शेफ़ हैं, हमारी जो टीम है, वो इन सारे लोगों को एक साथ खड़ा करके उसकी ब्रीफिंग करते हैं। एक तो ये ब्रीफिंग होती है कि जो मेन्यू उस दिन का प्लान हुआ है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लगाना है, लाइव स्टेशन कैसे सेट करने हैं, वो प्रोडक्शन टीम को बताया जाता है। और जो सर्विस टीम है उसको उस मेन्यू के आइटम्स के बारे में जानकारी दी जाती है कि जैसे सपोज़ कोई गेस्ट पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है आप सर्व कर रहे हो, तो एक हल्की फुल्की नॉलेज जो है उसको होनी चाहिए, दी जाती है, ताकि वो उनको ये बताया जाता है। एक तो निर्धारित होता है कि कौन से आइटम को सर्व करने में कितने लोग लगेंगे, कौन क्या सर्व करेगा, उसके बाद उसके बारे में उसको बताना पड़ता है कि क्या है। अब जैसे हम लोग ने शुरू से ही जब भी हम केटरिंग करते हैं तो इवनिंग में हम बहुत स्ट्रिक्टली कोई भी स्टाफ जो है वो बीड़ी, पान, मसाला, सिगरेट कुछ भी नहीं यूज़ करेगा उस पार्टी के कंपाउंड में। उसके साथ साथ हम अपने साथ शू पॉलिश हमारे सिस्टम में है, हमारे ऑफिस से सारा कुछ जाता है, शू पॉलिश है, डिओडेंट है, माउथ फ्रेशनर है। के बाद हम लोग समय समय पर चलती पार्टी में भी चेक करते रहते हैं हमारे मैनेजर लोग कि भाई वो कोई छुप के जो है कुछ खा पी तो नहीं रहा है, क्योंकि उसका सीधा असर जो है सर्विस पे जाता है। हाँ ये बात भी है। तो एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया पहले से बना करके रखे गए हैं और जो भी हमारे अंडर में पार्टी में स्टाफ काम करने वाला होता है उसको कुछ चीज़ें तो पहले से मतलब उसके लिए मैंडेटरी कर दी जाती हैं कि वो जब आएगा वेन्यू पर या हमारे बेस किचन में प्रोडक्शन करने के लिए तो उसकी ग्रूमिंग का कुछ पार्ट तो उसको करके ही आना है। समझ गया। मसलन कि वो नहाया हो और अगर वो किसी भी चीज़ की उसकी लत है तो वो उस दिन अवॉइड करे, उस समय पे अवॉइड करे, बाल कटे हुए हों प्रॉपरली, नाखून कटा हुआ हो, दाढ़ी बनी हुई हो, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, उनको पहले से ट्रेनिंग करके रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर अब जैसे हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं आते हैं और अनएजुकेटेड लोगों का काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसकी कुछ व्यवस्था हम लोगों को स्पॉट पे अपने पास में भी रखनी पड़ती है। जैसे कि इसमें नाई है दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, और कुछ चीज़ें जैसा कि इन्होंने बताया कि वो सब सामान हम लोगों को रखना पड़ता है कि अल्टीमेटली गेस्ट के आगे जब वो बंदा जाए तो वो ठीक स्थिति में हो, क्योंकि इसमें जो हॉस्पिटैलिटी जो हमारे लोग प्रोवाइड करते हैं वो अल्टीमेटली गेस्ट को खुश करने के लिए, तो उनको कहीं भी अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर ना लगे। क्योंकि आपने मिलन कैटर को हायर किया है तो आप हमारा कंपैरिजन जो है 5 स्टार से कर रहे हैं, तो हमको आपकी वेन्यू पे उस सारी चीज़ों को ला के दे देना जो आप 5 स्टार में आप मतलब एग्ज्यूम कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं 99.9% हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर वो उसी माहौल वही एटमॉस्फेयर दें जो कि आपको 5 स्टार में मिल रहा है। तो जैसे अब ये बताइए जो लाइव काउंटर्स का ज़माना चला है इसमें भतेरे लाइव काउंटर्स है, डिमसम है, मोमोज है, पहले तो बताइए तीनों में डिफरेंस क्या? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि हम डिमसम खा रहे हैं कि मोमोज खा रहे हैं कि हम एक और चीज़ होती है डिमसम, मोमोज और हाँ वॉन्टॉन।
तो ये तीनों मतलब ये इजाद किसने किया है? शादियों में ये तीनों के लाइव काउंटर्स लगते हैं, तो ये कैसे आप करते हैं डिसाइडिंग ये सब? देखिए बेसिकली ये विदेशी खाने हैं जो कि समय समय पे हमारे देश में पसंद किए जा रहे हैं और उनके लिए उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, उस तरह के लोग लगाने पड़ते हैं, उस तरह का रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है। अब बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं वो फास्ट फूड या जंक फूड जो भी इसको कह लें आप, तो ये यंग जनरेशन जो है, यंग क्राउड जो है, वो लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन स्टाइल अलग है। जैसे अब इसी 3 वैरायटी में से एक आध वैरायटी जैसे डिमसम है, तो वो कुछ हद तक अच्छा है हेल्थ के लिए। और क्योंकि वो राइस शीट से बनता है। बाकी राइस पेपर से। हाँ, बाकी क्या है इसमें कि जो आजकल मेन्यूज़ चल रहे हैं, इस मेन्यू में मल्टी क्विजीन मेन्यू कह लीजिए, या क्या है कि हमारे जो इवेंट होता है उसमें हर एज ग्रुप के गेस्ट का आगमन होता है। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और यंगस्टर्स हैं, मिडिल एज्ड भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी लोग हो गए हैं, कुछ तो डॉक्टर रेस्ट्रिक्शंस के साथ में भी चलते हैं। तो ये जो बड़ा मेन्यू है, इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि उस पार्टी में आने वाले हर एज ग्रुप को अपनी मनपसंद का खाना मिले। अब जैसे कुछ लोग व्रत होते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन मिले, कुछ लोग डायबिटिक हैं, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से हैं, तो हम लोग आजकल शुगर फ्री मिठाइयाँ भी सर्व करते हैं। और जो बहुत सादा खाना पसंद करते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, वो भी होता है। सारा मेन्यू सबको खाने के लिए नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको सूट कर रहा है, जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड भी है कई लोग बड़े बुजुर्ग लोगों को, तो वो खाना आपके लिए है। अब जैसे येलो दाल हम ज़रूर रखते हैं, क्लाइंट बोले ना बोले, नहीं भी रखवाया तब भी हम रखते हैं। फलका ज़रूर रखते हैं कि भाई कोई भी 60+ वाले हैं, एजेड हैं, तो उनको जो है तंदूर का बटर नान और वो नहीं चाहिए, तो उनको फलका ही चाहिए, तो उनको फलका मिलेगा, दाल मिलेगी। ड्राई वेजिटेबल है वो अपना काम उतने से चला सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पनीर की सब्ज़ी उनको खानी पड़े, तो ये ऑप्शन हम लोग लेके चलते हैं। फिर सलाद की भी वैरायटी हम बहुत रखते हैं कि अगर उनको खाना खाने का मन नहीं है तो सलाद से भी वो अपना पेट भर सकते हैं। फिर अभी क्या है कि जैसे हमारे जो भी बेक्ड आइटम होते हैं, जैसे लजानिया हो गया या ऑगरेटिन हो गया, तो हम इसके साथ जो है वो कुछ ब्रेड्स भी रखते हैं। अच्छा। जिससे कि गार्लिक ब्रेड है या और भी जितनी भी वैरायटी आती है सब रखते हैं कि अगर किसी को नहीं खाने का मन है तो वो बेक डिश के साथ ये ब्रेड लेके अपना खा सकता है, उसको हेल्दी फूड मिल जाएगा। तो जैसे डिस्प्ले, जब आपने चलिए खाना अच्छा बन गया, अब डिस्प्ले में भी बहुत बड़ा गेम है। जैसे अगर चाइनीज़ है तो उसका चाइनीज़ का तरह कुछ डिस्प्ले रहता है, तो ये सब आपने विद टाइम ट्रांसफॉर्म हो तो देखा होगा आपने, समझो, क्योंकि आप तो जब 40 साल से काम कर रहे हैं तो पहले फ्रॉम फेस्ट हलवाई से लेके आज आप केटरिंग कर रहे हैं, ठीक? तो इसमें आपने कितना ट्रांजिशन देखा, और अभी की रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरह से, उसमें क्या क्या आपने नोटिस किया चीज़ों में नया? इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे अब ये थीम फूड स्टेशंस है, ओके, अलग अलग तरह की क्विजीन है। तो पहले के ज़माने में जो खाना बनता था और खाना सर्व होता था, लोग खाते थे। अब के ज़माने में जो खाना बनता है, जो सर्व होता है, लोग खाते हैं। फ़र्क उसमें ये आया है कि पहले आप पार्टी में गए, ये केटरिंग की ब्यूटी के बारे में बता रहा हूँ। आप पार्टी में गए तो पहले तो होस्ट ने आपका स्वागत किया, आप ग्राउंड में आ गए। उसके बाद हमारी जो टीम है उसने आपको आया, आपसे पूछा, सर्व किया, सर्विस आपको मिली, आप दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आप जब खाने की तरफ बढ़े, आज के ज़माने में जो फूड का प्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई स्नैक्स लेके आया या सॉफ्ट ड्रिंक लेके आया, तो वो किस तरीके से, किस ग्लास में बनाया हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक, किस तरह से उस पर गार्निश की गई है। अगर स्नैक्स आया है तो उसका स्नैक का वार्मर कैसा है, उसको ट्रे पे कैसे असेंबल किया गया है, प्रॉपर टिश्यू है कि नहीं, उसकी सॉस या वो है कि नहीं, गरम है कि नहीं। यहाँ से गेस्ट को वो फूड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अच्छे तरीके से, अगर उसको सर्व किया जा रहा है। इसी तरह से जब वो प्लेट लेकर के फूड स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर खाने की चीज़ों को कैसे ले किया गया है, कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है, किन बर्तनों में उसको रखा गया है। खाने के अगल बगल आजकल प्रॉप्स लगते हैं, उनको प्रॉप्स को कैसे अरेंज किया गया है। मतलब पहले तो आपको वो जो फूड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब लोग बाग जो हम जिन मेहमानों को सर्व करने जाते हैं, उनके लिए
फूड कंजम्पशन जो है वो सेकेंडरी हो गया है, वो एंजॉय करते हैं। सभी चीज़ सब लोग नहीं खाते, बहुत क्वांटिटी भी कम हो गई है। एक तो हंसी मजाक की भाषा में लोग ये भी कहते हैं कि खाना जो है पहले आदमी आँख से खाता है, फिर नाक से खाता है और फिर मुंह से खाता है। पहले आँखों को अच्छा लगना चाहिए, फिर नाक के पास जाए तो उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए और फिर टेस्ट जाएगा वो। तो ये अब जिस सेगमेंट को हम लोग आजकल फीड कर रहे हैं वो बहुत चूजी है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और क्वालिटी कॉन्शियस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर कर रही हैं आजकल। नहीं बढ़िया। एक ब्रेक ले हम लोग। Snack break sponsored by Milan Caterers. पार्ट 2 कर रहे हैं बिकॉज हमने अभी बहुत अच्छा नाश्ता किया है। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। केटर के पास आए हैं तो अच्छा एकदम नाश्ता तो अच्छा आपको पेट करना पूजा हुई। तो अब मुझे जानना है कि आप हम लोग बात कर रहे थे कि आपने एक बहुत रिस्पेक्टेबल गुरुजी हैं जिनके आपने उनको केटरिंग भी की थी। क्या उसके इंसिडेंट के बारे में उनका बताना चाहेंगे मुझे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। एक्चुअली हम लोग अपने अगर मुरारी बापू जी की बात करें तो जब पिछले करीब 2-3 सालों से चूँकि हमारे वर्कशॉप पे हमारी अपनी बेकरी भी है, इन हाउस बेकरी भी है, तो हमारे बापू जी के लिए जो है जब वो कहीं भी कथा करते हैं तो उनको हमारी 2-3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक हम लोग कुकीज़ बनाते हैं जो कि गाय के दूध से बना हुआ घी और गंगा जल से हम उसको बनाते हैं, उसका जो भी तैयारी करते हैं। और उनको एक वो बहुत पसंद है। एक खारी करके एक बेकरी का आइटम है, वो बहुत पसंद है। उनके वो जो ब्रेड खाते हैं वो हमारे वर्कशॉप से बन के जाती है, चाहे इधर यूपी के अंदर या नेपाल तक भी उन्होंने कथा की है और वहाँ पे गया। एक बार ऐसे ही हमारे पास एक कुशीनगर का बात आई कि भाई चूँकि कथा का प्रोग्राम है, बजट तो बहुत होता नहीं है, जाहिर सी बात है कि अगर बनारस से जाके हम कुशीनगर में करेंगे, गोरखपुर से भी आगे है, तो खर्चा ज़्यादा आएगा। बट पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं, कथा कोई करा रहा है तो वो भी स्पॉन्सर ही कर रहा है और हम भी खाना खिला दें तो अच्छा लगेगा हमको भी और एक नया एक्सपीरियंस भी होगा। सर्दी का समय था, 10 दिन का करीब वो कथा का प्रोग्राम था कुशीनगर में। और मैं आपको बताऊं कि शुरू के 2-3 दिन के बाद पूरे पंडाल के अंदर हमारे खाने की इतनी तारीफ़। और जबकि आपको पता है कि कथा सुनने वालों में कोई 75 साल का है, कोई 78 साल का है, कोई 80 साल का है। पूरे 10 दिन जनवरी के समय में भयंकर जाड़ा पड़ रहा था, उसके अंदर हमने हर चीज़ उन लोग को गरम खिलाई। और बापू की कृपा से, भगवान की कृपा से, मतलब हर एक व्यक्ति जो है वहाँ से खुश होकर स्वस्थ आया और स्वस्थ गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो था। अंत में एक दिन कथा के मध्याह्न में ही लंच पे बापू ने कहा कि मैं आज खाना वहीं खाऊंगा और पहले तो देखने जाऊंगा कि खाना वो किस तरह से बन रहा है। फिर वो हमारी किचन में आए, उन्होंने खाना बनते हुए देखा, उन्होंने देखा कि किस साफ़ सफाई से हम काम कर रहे हैं, क्या हमारे लोगों का काम करने का तरीका है, हमारे बैठने का ऑफिस कैसा क्या है। फिर उन्होंने उस दिन जो है जो बुफे लगा हुआ था उसी में ही से ही उन्होंने खाना निकलवा के खाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और इसी प्रकार से जैसे हम बात करें तो अपने हीरो होंडा के चेयरमैन साहब मुंजाल साहब को भी हमने खाना खिलाया हुआ है, एलन मित्तल साहब को भी खाना खिलाया हुआ है, अब्दुल कलाम साहब को भी खिलाया हुआ है। मैं पता नहीं कितने नाम मैं आपको लूँ, बहुत सारे नाम हैं जिनको कि हम लोगों ने, और फिल्म जगत से भी जो भी बनारस लोग आते हैं और बाहर हर मतलब संजय दत्त को, ये मतलब कितने नाम मैं आपको बताता जाऊं जो कि मैंने सबको खाना खिलाया, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में, जितने भी इस तरह के महान लोग हैं जो हमारे देश के लिए जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबको हम लोगों ने बनारस के अंदर जो भी आया खाना खिलाया। वेरी गुड। अंकल आप ऐसे कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे डिग्निटरीज के संग जो आपका हुआ? डिग्निटरीज के संग में उनके संग अलग चैलेंजेस होते होंगे। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि एक तो उनके साथ में फूड सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग बहुत अलर्ट रहता है। हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी को अटेंड किया, और बनारस में काशी में जब महामहिम प्रणब मुखर्जी जी का आगमन हुआ, महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का आगमन हुआ,
प्रधानमंत्री रहते हुए पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आगमन हुआ। अब जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब भी दीक्षांत समारोह होते हैं तो उसमें पीएम प्रेसिडेंट या एचआरडी मिनिस्टर में से कोई उसका मुख्य अतिथि होता है, तो उसमें सब में हम लोगों की सहभागिता रहती ही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं, जब भी उनका काशी आगमन होता है तो हालांकि सुरक्षा कारणों से उनको सभा में या कहीं इस तरह की जगहों पे खाने के लिए मनाही है, फिर भी उनको जो भी आवश्यकता होती है वो हम लोग देते हैं। और जितने भी पीएमओ के अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनकी सभा में, उनके साथ में, उनके जगहों पे रहते हैं उनको जो भी सर्व करना होता है उसकी जिम्मेदारी मिलन केटरर्स को ही दी जाती है। और एक विश्वस्त नाम के रूप में हम लोग अपने शहर में कार्य करते हैं। एक पूर्व की घटना मैं बताऊं रजत जी आपको। एक बार माँ महिम राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल जी जब दीक्षांत समारोह में बीएचयू में आई तो एक उसके बगल में एक सूट रूम उनके लिए बनाया गया था, स्टेज के ठीक बगल में। तो उनके लिए सेवा में जो भी चाय का अरेंजमेंट, कॉफ़ी, ये वो सब सारा कुछ वहाँ पे लगा हुआ था। तो ऐसा कुछ सिस्टम है हमारे देश में कि अगर दीक्षांत समारोह में एक पहना जाता है, पहना जाता है। हाँ। तो जब महिला कोई अगर होती हैं तो उस समय कोई भी जेंट्स वहाँ पे नहीं होता है, ऐसा बताया गया था। तो एक बार अधिकारी जो भी सुरक्षा में थे, एसपीजी वाले सब लोग, सबको उन्होंने जो है उस सूट रूम से बाहर कर दिया। हमको भी बाहर कर दिया, हम कैटर का अपना वो लगाए हुए थे। पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात आई। हमने उनसे बोला, जो उनके साथ बड़े अधिकारी थे, मैंने कहा सर आप सबको तो आप बाहर कर चुके हैं, अगर मैडम को पानी की ज़रूरत पड़ी तो किससे मांगेंगी? और अभी स्टेज पर आने में उनको कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट लगेगा, गर्मी बहुत है। तब उन्होंने माना कि हाँ वाकई प्लीज़ आप अंदर रहिए। करेक्ट। ये एक्सपीरियंस का कहिए या जो भी कहिए हमको। और जैसे जो और सेलिब्रिटी से कोई किस्से? अभी हाल ही में बनारस में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का आगमन हुआ और उनके साथ में फूड रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। उनकी पसंद और उनको जो प्रिस्क्राइब्ड है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते थे, उनको मना है या उनका पसंद नहीं है। तो उनके लिए हम लोगों ने कोकोनट मिल्क, मतलब जब भी उनको कोई भी बेवरेज सर्व करने की बात आई तो हम लोगों ने उसके लिए कोकोनट मिल्क बनाया, फ्रेश कोकोनट से। और वीवीआईपी हैं, उन्होंने काशी की चाट खाने की इच्छा जाहिर की, जिसको कि हम लोगों ने उनको सर्किट हाउस में बड़े ही सुरक्षा प्रबंधों के बीच में उनको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मैनेज करके दिया, क्योंकि वो किसी सार्वजनिक स्थान पर जा करके नहीं खा सकते। तो इस तरह की चीज़ें समय समय पर होती रही हैं। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ मिलन? अब कमिंग सीजन जो आ रहा है, आपकी तैयारी कैसी है? ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है? एकदम बढ़िया। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और हम लोग इसके लिए आजकल जो हमारे पास जिन दिनों कार्यक्रम नहीं होते हैं उस समय हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस रहता है कि हम नई नई डिशेस को इन्वेंट करें, उसके ट्रायल्स करें, उसको प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का नया नया तरीका खोजें, नए नए बर्तनों का अरेंजमेंट करें, क्रॉकरी, कटलरी और प्रेजेंटेशन की चीज़ें, ये सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। और जैसे अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई आज के समय में इस इंडस्ट्री में घुसना चाहे, फॉर एग्जांपल मुझे ही अगर केटरिंग शुरू करनी है, तो व्हाट आर 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप चाहेंगी, अगर जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी वो आप आगे फॉरवर्ड करना चाहें? देखिए, इसमें कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो आज इस इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, उस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि कोई सामान कंपनी का दिया हुआ आया है उसको उठा के बेचना है। आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं, खुद ही सेलर हैं, सब कुछ आप ही हैं। ऐसे में क्या है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट बनती है कि आपको इस फील्ड की नॉलेज है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं आपको कोशिश करके सबसे पहले तो आपको ये एचएम करना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए। और उसके बाद
कोर्स करने के बाद फिर कुछ दिन आपको जॉब करनी चाहिए इसी इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी जगह पे जॉब करनी चाहिए। थर्ड स्टेप ये होता है कि फिर जब आप जॉब करके वहाँ से निकलें तो आप एक मिनी केटरर के इस तरीके से आप पहले काम करें। काम करने का मतलब ये है कि पूरे वर्ष भर के दौरान आपको कितने तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने तरीके के मेन्यूज़ आपको सर्व करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको पहले आप सीखिए छोटे प्रोग्राम करके। फिर जब आपको लगे कि आप एक सिस्टम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ना कि आप आते ही किसी ने आपको बोला कि 500 आदमी की हमारी शादी की केटरिंग कर दीजिए। निश्चित है कि मेरा अपना दावा है कि आप कहीं ना कहीं फेल्योर होंगे ही होंगे, क्योंकि पहले आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए और उसके प्लस माइनस को पहले आप जानिए, ताकि सामने वाले ने आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति समझ के आपको केटरिंग का पूरा कार्यभार दिया है तो। और शादी रोज़ नहीं होती है। आज अगर किसी भी फंक्शन में अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं तो उस बेचारे का जिसने आपको प्रोग्राम दिया है उसके पास कोई भी जो है ऑप्शन नहीं बचता है। वो सारी ज़िंदगी वो अपने को कोसता रहेगा कि उसने आपको केटरिंग दी क्यों। ये शादी से रिलेटेड चीज़ों में ये तो है, चाहे वो फोटोग्राफर हो चाहे वो कोई भी हो, caterer वो हो, चीज़ चाहे दोबारा वो लौट decor के वाला नहीं, हो, हाँ। दोबारा लौट के नहीं आ उसका सकती। रीटेक है ही नहीं। रीटेक है ही नहीं। जी अंकल, आप 3 बताना चाहेंगे? अब जैसे कि अभी चर्चा हुई कि कोई भी नया बंदा अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि पहले तो बिल्कुल फ्रेशर ना हो, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज पहले से गेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने मान लीजिए इस इंडस्ट्री की पढ़ाई नहीं भी करी है, कोई दूसरी पढ़ाई करी है, तो कम से कम किसी पुराने बिजनेस हाउस में वो जॉब करे या उसके साथ एसोसिएट होकर के कुछ समय बिताए। उसके बाद कुछ जो इस व्यापार को करने के लिए बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, छोटा या बड़ा। अगर शुरुआत कर रहा है तो छोटा भी चलेगा कि भाई कम से कम फूड प्रोडक्शन के लिए उसके पास अपनी एक जगह होनी चाहिए जो कि मापदंड के हिसाब से हो, ऑफिस उसका अपना होना चाहिए, फिर कुछ अनुभवी लोगों की टीम होनी चाहिए। ठीक है, इवेंट के समय वो जो डेली वेजेस के लोग हैं वो मिल जाते हैं, उनको हायर कर सकता है, लेकिन एक बेसिक टीम उसकी अपनी होनी चाहिए। एक उसका अपना किचन हो, ऑफिस हो। उसके बाद समय के अनुरूप जो भी केटरिंग करने के लिए सामान, बर्तन, ये सब चीज़ें हैं वो उसके पास होनी चाहिए। और अंकल जैसे अगर हम लोग साल में 100 शादियाँ करते हैं तो यहाँ पे नॉन वेज वेज का भी ऑप्शंस होते हैं अपने पास? यस, सो वी केटर टू ऑल दिस वैरायटी। मतलब कि हम अगर हम एक मुस्लिम वेडिंग करते हैं तो उसमें क्योंकि नॉन वेज कंजम्पशन बहुत हाई होती है और वेज की बहुत कम होती है, मैंने देखा है। तो ये अपने जैसे अलग अलग जो रिलीजन्स के हम लोग काम करते हैं तो उसमें आपका टेस्ट और ये सब भी मेन्यू भी चेंज होता है उस हिसाब से फिर? बिल्कुल, एज़ पर कम्युनिटी हम लोग उनके खाने को जैसा, उसके लिए हमारे पास पूरी R&D टीम है। अच्छा। और उसके लिए हम लोग बराबर उस तरह की डिशेस का सिलेक्शन करते हैं। उनको कोई जैसे नई कम्युनिटी में या नए टेस्ट के लोगों के बीच में हमें जब जाना होता है तो उसकी हम पूरी तैयारी करते हैं, उसके लिए होमवर्क करते हैं, ट्रायल्स करते हैं। मिलन छोटे इवेंट्स भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 80-90 लोग की केटरिंग है, 80-90 लोग का इवेंट्स है, तो वो भी हम लोग केटर करते हैं? यस, हम लोग छोटे से लेके बड़े तक का। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज हमारी जो ये सेवा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जो ये आउटडोर केटरिंग की जो सेवा है, ये कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है इसकी। तो पहले तो मैं आपको एक इंसान के जीवन चक्र के बारे में बताऊं कि हम उसके जीवन चक्र में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे का जब पहला फंक्शन होता है वहाँ पे हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। फिर वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, पहला बर्थडे होता है तो वो फर्स्ट बर्थडे है। फर्स्ट बर्थडे। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो जब उसकी शादी का प्रसंग आता है तो जैसे लड़का और लड़की देखने वाली बात होती है, रोका सेरेमनी है। तो जिन परिवारों से हमारा जुड़ाव है उस परिवार में तो हम लोग ना 18 साल पूरा होने पे भी फंक्शन कर रहे हैं। उस शादी से हम कैसे जुड़ते हैं कि जब वो देखी देखा वाला कार्यक्रम चल रहा होता है तो वहाँ पे नाश्ता खाना, जिन परिवारों से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारी उपयोगिता वहाँ पर भी है कि हम ही से वो करा जाता है। संबंध होने के बाद जितने भी आगे के शादी से रिलेटेड कार्यक्रम हैं वो सारे हम केटर करते हैं। इसके बाद एक समय किसी के भी जीवन में ऐसा आता है, जैसे
हमारे परिवार में किसी बड़े बुज़ुर्ग की मृत्यु हुई तो उसने अपना जीवन काल बहुत अच्छे से पूरा किया, तो उनका जो देहांत होने के बाद में उनकी जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ब्राह्मण भोज जिसको कहते हैं, तो उसमें ब्राह्मण को और समाज को जो प्रसाद खिलाया जाता है, तो वहाँ पर भी हमारी उपयोगिता, मैं जीवन चक्र की बात कर रहा था कि एक बच्चे के पैदा होने से लेकर के सही बात है, तो वो ऐसा बाबा विश्वनाथ ने कुछ ऐसा बनाया है चक्र जो है। हमारी जो ये सेवा है इसमें इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जैसे कि बताया, हम लोग किसी भी एकेडमिक इवेंट्स में भी अपनी सेवा देते हैं, जैसे फाउंडर्स डे हो गया, इस तरह से मतलब जैसे कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेस है, समझ गया। उसमें भी अपनी सेवा देते हैं। बनास क्लब में भी होता है ना। हाँ, तो जो भी नव वर्ष के कार्यक्रम हैं, दिवाली का, मतलब तमाम संस्थाएं जो तरह तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हमारी सेवा रहती है। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेन में भी केटरिंग करी हुई है। बनारस से एक बारात जा रही थी, अच्छा, ट्रेन में भी किया हमने। ये सब इस तरह के चैलेंजेस हम लोग लेते रहते हैं समय समय पर। नहीं, तो बढ़िया है। हमारे पास टीम ऐसी है कि हम जिस चैलेंजेस को लेते हैं तो वो हमारी टीम जो है बड़े बखूबी से उस चीज़ को निभाती भी है, और बड़ा तारीफ भी होती है, लोग बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छा लगता है सुन के। नहीं, आपकी टीम की तो तारीफ हम खुद ही करते हैं, क्योंकि मतलब हमने देखा है कि जो वेटर जो मेरे समय शादी में था वो आज भी सर्व कर रहा है, मतलब बहुत पुराने लोग हैं, तो वो आज भी जानता है भैया आपके लॉन में आए थे, आपको खिलाया था, बहुत मजा आया था, तो वो उसको याद रहता है, वही से रिलेशन बन जाता है फिर हम लोग का। ये भी गुडविल का पार्ट है, बिल्कुल 100%। किसी भी फर्म की गुडविल का पार्ट है कि उसके यहाँ काम करने वाले लोग कितने पुराने हैं और कितने खुशी से काम करते हैं, ये कि नहीं मुंह बना काम, कोई किसी सब खुशी दांत स्माइल करते हुए काम करता है आपके। देखिए, अब सीधी आपको बात बताएं कि अगर आपका पेट भरा है और पॉकेट भरी है, तो फिर आपको दिक्कत किस बात की है? काम तो आपने करना ही है, काम करने के लिए आप निकले हैं, तो हम उनके खाने पीने का, उनकी सैलरी या जो भी वेजेस हैं उसका पूरा जब ख्याल रखते हैं तो फिर उनको दिक्कत क्या है? उनका सब। तो अंकल, जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आप लोग ये मिठाई का काम पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कॉर्पोरेट हैम्पर्स वगैरह बनते हैं, तो आपने करते हैं कि इसको अपना प्लान है फ्यूचर में करने का इस चीज़? नहीं, ऐसा अभी तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम लोग अब हमारे पास सब तरह का इंतज़ाम है। हमारे पास अपना स्वीट सेक्शन भी है, बेकरी सेक्शन भी है, लेकिन ये हम अपनी केटरिंग के मेन्यू में जितनी चीज़ें लगती हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। समझ गया। असल में रजत जी आपको बताएं कि हम जिसको टाइम बोलते हैं खाली टाइम, तो हम दिवाली की अगर बात करें तो दिवाली से पहले जो है हमारा देव दीपावली वाला जो प्रोग्राम होता है उसकी हमको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि देश विदेश से बहुत लोग आते हैं जिनको कि हम चलती बोर्ड पर जो है वो चाट और बनारस के सभी व्यंजन सर्व करवाते हैं। ठंडाई है, ये है, वो है, कुल्हड़ वाली चाय है, तो हर चीज़ के पीछे जो है ना बड़ी प्लानिंग होती है, और हम को टाइम ही नहीं है कि अब हम उस तरफ वर्टिकल में घुस सकते, और लोग बहुत हैं करने वाले। और अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मिलन केटरर्स के अंकल? मिलन केटरर के देखिए, फ्यूचर प्लान्स में हम बात करें तो एक हम लोग अपना एक बड़ा वेन्यू बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसको कि आजकल जिसकी बड़ी डिमांड है कि वो शहर के आउटस्कर्ट्स में हो, रिजॉर्ट जैसी फील जिसमें आए, जहाँ पर हॉल भी हो, लैंडस्केप गार्डन भी हो, रूम्स भी हों। एक तो ये है, और इसके अलावा हमारे इस व्यापार में एक हमारी नई शाखा जो है, जो कि हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने शुरू किया है, तो वहाँ पर हमारी कंपनी में हमारे बेटे हैं रोहन कथुरिया, वो वहाँ पर इस व्यापार को जमाना शुरू किए हैं, और द मिलन नॉश करके ये फर्म है जो बहुत जल्दी अपने कार्यक्रम को अंजाम देंगे दिल्ली में। तो थैंक्स अ लॉट, आप दोनों का इतना टाइम लिया मैंने, और आप दोनों ने इतना टाइम दिया, इतना बढ़िया खाना खिलाया, इतना बढ़िया पकोड़े खिलाए आंटी ने भी, बहुत अच्छा लगा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मिलन नॉश, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू वेंचर जो आप ला रहे हैं बनारस के पास, जो आप बता रहे थे, मैं बहुत एक्साइटेड। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी ये पाइपलाइन में है, और हमारी दिली इच्छा है कि जो हमारे शहर की जो यहाँ की परंपरागत जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको एक अपने ब्रांड के तहत हम देश विदेश में उसका स्वाद लोगों को मुहैया कराएं। ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा,
और इसमें हम बनारस की चाट की बात कर सकते हैं, बनारस की ठंडई, कुल्फ़ी, मलइयो और मलाई यहाँ की की मलाई के मिठाइयाँ, आइटम बहुत, यहाँ की कचौड़ी सब्जी, यहाँ का जो कि पान, आज बनारसी पान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, तो उन्होंने जो एक बाबा विश्वनाथ का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्थापना करवाई है, जो एक इतना आजकल जो है पूरे विश्व में जिसका बहुत नाम हो रहा है, उस वजह से लोग बाग जो बनारस आ रहे हैं बहुत और यहाँ की चीज़ों को देख करके और उसको चख के जा रहे हैं। तो ये हमारा एक ड्रीम प्लान है कि हम आने वाले दिनों में यहाँ के मतलब जो कोयले की भट्टी पे सिका हुआ ब्रेड टोस्ट है और जो कोयले की भट्टी पे बनी हुई इलायची वाली चाय है, तो ये सारी चीज़ें हम देश विदेश में मुहैया कराएं, ऐसा एक मन में ड्रीम है। ऑल द वेरी ये बेस्ट। कैसे पॉसिबल होगा, ये बाबा विश्वनाथ करवाएंगे। हो जाएगा, अरे आप दोनों हैं तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच आपको, अंकल, रजत जी। थैंक यू।